साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता इस अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जिन बच्चों को भी पीएचडी में एडमिशन का इंतजार था, जैसे आपकी डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है और इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे पीएचडी के एप्लीकेशन निकले हुए हैं। तो अच्छी बात ये है इस बार कि एनटीए ने नोटिस निकाला है कि इन सबका आपका एक ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। मतलब आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी या फिर अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको एक ही लिंक दिया जाएगा, एक ही टाइम पे आप फीस सबमिट करेंगे, ठीक है। और आप डीयू, जेएनयू और बीएचयू और बीबीएयू मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टेस्ट भर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो चुके हैं 9 अगस्त से, ठीक है, जो आपके 8 सितंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद आपकी लास्ट डेट है 8 सितंबर, ठीक है। करेक्शन जैसे कुछ आपका गलत हो गया, करेक्शन करना है तो आप 9 सितंबर से 11 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। और आपका 180 नंबर का पेपर रहने वाला है और आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। केवल जो लैंग्वेज के पेपर हैं, जैसे उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, इन सब के जो पेपर होते हैं उन लैंग्वेज के पेपर छोड़ के आपके पेपर इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन बात कर लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, क्या क्या सिलेबस आपका आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, आपके मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे, ठीक है, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे इनमें, ठीक है। इसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम जो आपका मतलब इनका कॉमन एग्जाम होगा, तो सिलेबस हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होगा, टाइम टेबल कैसे क्या रहने वाला है। इसके बाद एज लिमिट मतलब आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बाद कैसा किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा और सेंटर्स की चॉइस क्या रहेगी, ठीक है। और जो भी थोड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फीस की बात करते हैं। हम लोग डेट तो देख लिए कि आप 9 अगस्त से 8 सितंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। लास्ट डेट मतलब आपकी 8 सितंबर है, ठीक है। और इसके बाद है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी फ़ीस क्या रहेगी, 1200 रुपया। अगर वो कोई और भी फॉर्म फिल करते हैं मतलब एक फॉर्म के अलावा तो 800 रुपये और लगेंगे। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनकी 1100 रहने वाली है। एडिशनल आप कोई पेपर के लिए और करते हैं तो आपकी 700 रुपये लगेगी। इसके बाद एससी एसटी और थर्ड जेंडर के जो बच्चे रहेंगे उनकी 1000 रुपये फीस रहेगी। एक्सटर्नल आप अगर कोई टेस्ट पेपर ऐड करते हैं तो उसकी 700 रुपये और एक्स्ट्रा फीस लगेगी। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी बच्चों के लिए भी 1000 और 700, ठीक है। तो एससी एसटी थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी बच्चों के लिए एक ही फीस रहने वाली है, ठीक है। आपको जो फॉर्म सबमिशन होगा वो केवल ऑनलाइन मोड का होगा और किसी मोड के थ्रू कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे एक ऐप बताया गया, संदेश ऐप, जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्म जब फिल करेंगे, ठीक है, तो उसके जो भी आप जो फॉर्म फिल करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो भी अपडेट होके आता है तो वो आपको इस ऐप पे मिलता रहेगा एनटीए के द्वारा, ठीक है। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहने वाला है, सीबीटी मोड रहेगा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। और मीडियम ऑफ पेपर आपका कैसे रहेगा, हम लोगों ने बात की कि आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, केवल जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनको छोड़ के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन होंगे, मतलब 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। एक जो सेक्शन होगा उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी पूछी जाएगी और जो दूसरा सेक्शन होगा आपका उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मान लो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है, आप एजुकेशन सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं तो रिसर्च का पोर्शन मतलब सबके लिए कॉमन होने वाला है और प्लस जो सब्जेक्ट है वो आपका अलग से आएगा, ठीक है। तो 2 सेक्शन में आपका पेपर होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद मीडियम आपके 100 एमसीक्यूज होंगे जो केवल इंग्लिश में होंगे, केवल लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के, ठीक है।
और टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, मतलब 180 मिनट आपके पास होंगे। और आप फॉर्म फिल करते टाइम कम से कम 3 कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि अगर एक पेपर है तो उसके लिए आपकी फीस कितनी एडिशनल ऐड करते हैं तो वो फीस और ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्स दिए गए हैं, कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ये डिटेल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सिलेबस दिए गए हैं। हम लोग जैसे बात करते हैं कि ये कॉमर्स और फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे सिलेबस दिए गए हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज से दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है आपका लैंग्वेज के ये पेपर है। तो आपके लैंग्वेज के पेपर की बात हो रही थी कि जो लैंग्वेज के पेपर है वो उसी लैंग्वेज में आएगा, बाकी आपके इंग्लिश में आएगा। ये साइंस से रिलेटेड आपके कोर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, मतलब एक जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो 4 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल स्कोर। अगर आपका कोई रिस्पॉन्स गलत होता है तो उसका 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, तो आपको सोच समझ के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, मतलब ना आप उनके आंसर देंगे ना छोड़ेंगे ना गलत हो रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं, वो वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद है दिया गया कि आपके सिलेबस जो है इनके कहाँ पे, ये वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे आपके सिलेबस आपको मिल जाएंगे। जैसे सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट का है, यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है। अब जैसे जिनका भी पेपर 2 है, मतलब यहाँ पे 2 सेक्शन है, आप यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 2 सेक्शन में पेपर होगा, ठीक है। एक तो आपका रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो जो सब्जेक्ट वाला रहेगा आपका, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिलेबस है, ठीक है, वही आपका यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद जो CSIR नेट होता है, मतलब जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो उस CSIR का नेट का सिलेबस होता है वही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन कैसे होनी चाहिए। एज लिमिट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दिए गए कि NTA हैज़ नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट फॉर अपेयरिंग इन द PhD एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आपकी कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दी गई है, आप कितने भी साल के हैं, कितने भी, ठीक है, आपकी मतलब क्राइटेरिया ऐसा एज का कोई पर्टिकुलर नहीं दिया गया है, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर अपेयरिंग इन 2023 irrespective of their age can appear in PhD। मतलब आपने केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि अगर जैसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एज क्राइटेरिया है तो वो आप एडमिशन के टाइम पे डिजायरेबल होगा, मतलब वो लोग उस तरीके से आपको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो जो आपका EWS है 10% उनकी सीट होगी, मतलब 10% का उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे शेड्यूल कास्ट है उनको 15%, ST हैं तो 7.5%, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 5% सीट उनकी रिजर्व होंगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि डेट कितनी रहने वाली है। इसके बाद आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, उसी फिर मेरिट यूनिवर्सिटी में आएगी, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो जो लोग भी PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।